चलो स्टार्ट करें। देखो, तो सबसे पहले है ना अपन इंडेक्स में आते हैं। ध्यान से देखना अपना अभी तक का क्या क्या टॉपिक कवरेज हो चुका है और क्या क्या रह गया है। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 पूरा कंप्लीट है हमारा। यूनिट नंबर 2 भी हमारा पूरा कंप्लीट है। 2 टॉपिक नहीं है सिलेबस में, उसकी बात नहीं करेंगे। यूनिट नंबर 3 देखो, यूनिट नंबर 3 में हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है। हमने अभी तक ऑडिट ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन कर लिया है। क्लियर है? ऑडिट ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, सिनेमा हॉल वाला, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाला, ठीक है। उसके बाद आज का टारगेट क्या क्या है बता दे रहा हूं। यूनिट नंबर 3 में एक मैंने करवा दिया है। अब आज का टारगेट है चैप्टर नंबर 11, अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। उसके बाद लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी ऑडिटर। एक्चुअली 11 और 12 नंबर का 2 चैप्टर नहीं है, इसको ये दोनों है ना मर्ज है। ये जो ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर है ना, यही लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर है। तो इसलिए 2 चैप्टर आपको नहीं दिखेगा, एक ही चैप्टर में ही दोनों मर्ज है। उसके बाद प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट और डिविडेंड, ये आज का टारगेट है। मतलब मैं बोल सकता हूं चैप्टर नंबर 11 12 एक ही है। उसके बाद 13 नंबर का चैप्टर जो है वो आज का टारगेट है, ये दोनों और ये। और उसके बाद चैप्टर नंबर 14 जो है, चैप्टर नंबर जो 14 है, ये बहुत रेयरली इससे क्वेश्चन पूछता है, रेयरली, और पीआरएसयू में पूछा ही नहीं अभी तक। और एक टॉपिक है इसमें ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट। तो आज का पूरा जो मेरा टारगेट है अभी की क्लास का, वो पूरा यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट करना है। क्लियर है? करें स्टार्ट। तो हम अभी स्टार्ट कहां, मैं अभी की क्लास में बोल रहा हूं। अगर हो पाया तो देखते हैं ना कितना समय लग रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलो अपन अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, रेम्यूनरेशन एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। अच्छा, मेरे को एक चीज पूछना है आप लोगों से, आप लोगों ने घर पे क्या क्या प्रिपेयर कर लिया अभी तक? कुछ भी नहीं, चालू ही नहीं किए। चलो अब एक बात सुनो ध्यान से। क्या होता है, इस यूनिट नंबर 3 जो है वो बेसिकली कंपनीज के बारे में, किसके बारे में है? कंपनीज। कंपनी बोलने का मतलब यहां पर है ना, ऑडिटर जो अपॉइंट हो रहा है। अगर मान लो कोई छोटा सा बिजनेस है, मान लो एक आपकी दुकान है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, तो वहां पर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट इतना कोई बड़ा मैटर नहीं रहता। आप जाओ अपने मन से सिलेक्ट करो किसी भी सीए को, और वो अगर एग्री कर लेगा तो आपको ऑडिट कर देगा। लेकिन जब बात कंपनी की आती है ना, तो कंपनी की जब बात आती है ऑडिट करने की, तो वो जो ऑडिटर है ना, उसके लिए बहुत सारे नियम कानून बने हुए हैं। तो टॉपिक का नाम है अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, रेम्यूनरेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, according to the company act 2013, every company has to compulsorily get its account audited by qualified auditor। ये बीच की जो लाइन है ना ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, इसका मतलब ये कि कंपनी एक्ट जो अभी 2013 कहला रही है, वो पहले कंपनी एक्ट 1956 थी। वो बोलने का मतलब है उसका, तो उसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, एवरी कंपनी, हर कंपनी कंपल्सरीली अपने अकाउंट को ऑडिट कराना उसको कंपल्सरी है। किससे? एक क्वालिफाइड ऑडिटर से। अंडर द एक्ट प्रोविजन हैव बीन मेड फॉर द अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रेम्यूनरेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर। दीज प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ कंपनी, बी इट अ प्राइवेट कंपनी, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अ गवर्नमेंट कंपनी और लाइसेंस्ड कंपनी। इस पैराग्राफ में ये लिखा है, सिंपल सा बात है कि हर कंपनी को, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से हर कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या कराना पड़ेगा? ऑडिट कराना पड़ेगा। ये उनके लिए अनिवार्य है, चाहे वो कंपनी किसी भी टाइप की कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, कैसे भी कंपनी। क्लियर है? अब जो ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है ना, तो अपॉइंटमेंट होने के पहले उसकी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन। अपॉइंट होने के पहले अगर वो क्वालिफाइड नहीं है या डिस्क्वालिफाइड है तो अपॉइंट नहीं हो पाएगा। मतलब एक ऑडिटर तभी क्वालिफाई है
जो वो कुछ कुछ शर्तें पूरी कर लेता है। तो क्वालिफिकेशन क्या क्या है वो लिखा है। क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, सेक्शन वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। इंडिविजुअल, अ फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऑडिटर जो होता है ना, ऑडिटर सिंगल पर्सन रह के भी ऑडिट कर सकता है, वो एक फर्म बना सकता है, पार्टनरशिप फर्म बना के भी 4-5 ऑडिटर मिल गए, अपनी फर्म बना लिए, उन लोग मिलकर भी ऑडिट कर सकते हैं, या फिर 4-5 जितने भी नंबर ऑफ मतलब ऑडिटर है सब मिलके एक एलएलपी बना लिए। मतलब ऑडिटर जो है वो किस तरीके से ऑडिट कर रहे हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे कर रहे हैं या फर्म बना के कर रहे हैं या फिर एलएलपी बना के कर रहे हैं। लिखा है क्या, पढ़ो। एन इंडिविजुअल is eligible for appointment as an auditor of a company if he is a chartered accountant under the Chartered Accountant Act 1949। एक इंडिविजुअल तभी अपॉइंटमेंट होने के लिए एलिजिबल है जब वो एक क्या होगा, चार्टेड अकाउंटेंट होगा, चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के हिसाब से। अ फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट मतलब एक इंडिविजुअल कब क्वालिफाइड है, जब वो सीए। दूसरा, एक चार्टेड अकाउंटेंट की फर्म कब क्वालिफाइड है? अ फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर इफ द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पार्टनर practicing in India are chartered accountants. In this case, the appointment is made in the name of the firm and any of the partner may act on behalf of the firm. अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है ऑडिटर्स की, तो वहां पे मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर क्या होने चाहिए, चार्टेड अकाउंटेंट्स होने चाहिए। मतलब मान लो 5 लोग हैं, 5 लोगों की फर्म है, तो 3 लोग सीए होने चाहिए और बाकी 2 लोग नॉन सीए भी हो तो चलेगा। इन लोग मिलकर ऑडिट कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म बना के, ठीक है। अब पार्टनरशिप फर्म बना के ऑडिट कर सकते हैं, लेकिन उन 5 में से कोई भी जाके ऑडिट कर सकता है। फिर जो नॉन सीए वो भी जाके ऑडिट करेगा, लेकिन जो भी साइन वाइन करना रहेगा वो फर्म के बिहाफ में करेगा, खुद अपने नाम से साइन नहीं करेगा। एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म कब एलिजिबल होगी ऑडिट करने के लिए? एन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म या एन लिमिटेड लायबिलिटी फर्म इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर बट ओनली द पार्टनर्स who are chartered accountants are authorized to act and sign on behalf of the firm। यहां पर क्या बोलता है, जो सीए है नॉन सीए है सब कर सकते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ किसको साइन करने का पावर है, सीए। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, देखो क्वालिफिकेशन तो लिमिटेड है, डिसक्वालिफिकेशन कौन कौन एक ऑडिटर होने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको रटना पड़ेगा बोल सकते हो, लेकिन समझाऊंगा भी। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर पढ़ो। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। अंडर द एक्ट, अंडर द एक्ट मतलब कौन सा एक्ट, कंपनीज एक्ट। अंडर द एक्ट द फॉलोइंग पर्सन आर नॉट कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। The following persons are not considered eligible for appointment of an auditor of a company। पहला, a body corporate other than LLP। एक बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब समझते हो, एक कंपनी। अगर चार्टेड अकाउंटेंट लोग मिलके कंपनी बना लेते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट बना लेते हैं एलएलपी के छोड़ के, क्योंकि एलएलपी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन उसके अलावा अगर उन लोग एक कंपनी बना के अगर ऑडिट करना चाह रहे तो लोग एलिजिबल नहीं है किसी कंपनी को ऑडिट करने के लिए। एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जिस कंपनी का ऑडिट होना है, जिस कंपनी का ऑडिट होना है उसी कंपनी का ऑफिसर या उसी कंपनी का एम्प्लॉय वो ऑडिट नहीं कर सकता उस कंपनी का। अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। A person who is a partner or who is in the employment of an officer of the officer or employee of the company। नहीं है समझ में? देखो सुनो, मैं बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक ओवरव्यू ले लो। ये कंपनी है, ये ऑडिटर है, ऑडिटर को कंपनी का ऑडिट करना है, तो ये एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है वो तो अपन ने पहले देख लिया। इंडिविजुअल होगा तो उसका सीए होना जरूरी है, पार्टनरशिप फर्म होगा तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर क्या होने चाहिए, सीए। एलएलपी अगर है
तो वहां पर उसमें सिर्फ और सिर्फ साइन कौन करेगा, सीए वाले लोग करेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गई एलिजिबिलिटी। अब ये ऑडिटर, ये पर्सन कब ऑडिटर नहीं बन सकता किसी कंपनी का, तो पहले बोल रहा है कि ये जो पर्सन है अगर कंपनी बना ले रहा है अपने नाम से या कोई बॉडी कॉर्पोरेट बना ले रहा है, ठीक है, लेकिन वो कंपनी अदर देन एलएलपी होनी चाहिए, ठीक है, तो वो ऑडिटर नहीं हो सकता, पहला। दूसरा, ये जो पर्सन है इस कंपनी का, ये मान लो सीए है, मान लो सीए बाय क्वालिफिकेशन, लेकिन ये इस कंपनी में नौकरी करता है या किसी बड़े पोस्ट में ऑफिसर है, तो ये अगर इस कंपनी का ऑफिसर है या एम्प्लॉय है, तो ये आदमी भले ही क्यों ना सीए हो, ये ऑडिट नहीं कर सकता इस कंपनी का, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंस खत्म हो रहा है ना उसका। अपनी कंपनी का ऑडिट करने थोड़ी कोई जाएगा, अपने ही पेपर कोई चेक करता है क्या, नहीं ना। उसके बाद मान लो ये पर्सन इस कंपनी का क्या है, ऑफिसर है, ये पर्सन जो है इस कंपनी का क्या है, ऑफिसर है या फिर एम्प्लॉय है। इसके अंडर में अगर कोई एम्प्लॉय है या फिर कोई ऑफिसर है या फिर इसका कोई पार्टनर है, मैं क्या बोल रहा हूं, ये आदमी इस कंपनी का ऑफिसर और एम्प्लॉय है और इसके अंडर में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है या फिर इसके अंदर में कोई और दूसरा ऑफिसर है या फिर इस आदमी का कोई पार्टनर है, तो ये पार्टनर भी क्वालिफाइड, ये पर्सन भी क्वालिफाइड नहीं ऑडिट करने के लिए। तो मैंने अभी तक 3 पॉइंट बताया, आप लोगों को वही लिखा हुआ है। तो पहला क्या लिखा है, पढ़ो, अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी। दूसरा, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तीसरा, अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज अंडर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। देखो, हम अभी पढ़ रहे हैं कौन कौन कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, उसकी बात हो रही है। चौथा, अ पर्सन और हिज रिलेटिव, ध्यान से सुनना, अ पर्सन और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर हु होल्ड्स एनी सिक्योरिटी द फेस वैल्यू ऑफ विच एक्सीड 1 लाख इन द कंपनी, इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी। अ पर्सन और हिज रिलेटिव or his partner who holds any security of the face value which exceed rupees 1 lakh of the company, its subsidiary or its holding or its associate company। क्या बोलना चाह रहे हैं, सुनो। हम अभी कुल मिला के बात क्या कर रहे हैं कि कौन ऑडिट नहीं कर सकता है। मान लो एक कंपनी है, ठीक है, और ये ऑडिटर अपॉइंट होना चाह रहा है, ये इस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होना चाह रहा है। मान लो इस आदमी का, इस इंसान का इस कंपनी में 1 लाख रुपए से ज्यादा का, 1 लाख रुपए से ज्यादा की फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इस कंपनी में। हरी बात समझ में? ये ऑडिटर अपॉइंट होना चाह रहा है इस कंपनी में और इस पर्सन का 1 लाख रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है कंपनी में उस फेस वैल्यू का, या फिर इसका नहीं तो इसके कोई रिलेटिव का, इसका नहीं तो इसका कोई पार्टनर का इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्टली नहीं है तो इनडायरेक्टली है, तो ये पर्सन अपॉइंट नहीं हो सकता ऑडिटर इस कंपनी का। मैंने अभी तक 4 पॉइंट बताया भूमिका, कौन कौन से 4 पॉइंट है बोलो। नहीं, सीक्वेंस वाइज बताओ ना। जैसे मैंने आपको बताया, अ बॉडी कॉर्पोरेट या अदर देन एलएलपी। दूसरा, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर ऑफ और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मतलब ऑफिसर और एम्प्लॉय का पार्टनर है
या उसके अंडर में एम्प्लॉयमेंट कर रहा है तो वो भी आदमी क्वालिफाई नहीं हो सकता। उसके बाद ऐसा कोई पर्सन या उसका कोई रिलेटिव या उसका कोई पार्टनर जिसका कंपनी में सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट है और वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है उसकी फेस वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा है। 1 लाख रुपए से कम होगा तो चलेगा, 1 लाख रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। और इन्वेस्टमेंट कहां? डायरेक्टली उस कंपनी में, उस कंपनी में खुद, उस कंपनी में नहीं है तो उसकी होल्डिंग कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो भी एलिजिबल नहीं है। उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी में करके रखा है तो भी एलिजिबल नहीं। उस कंपनी की एसोसिएट कंपनी में भी करके रखा है तो भी। जानते हो ना होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट क्या होता है? नहीं जानते? एक कंपनी है, उसकी होल्डिंग कंपनी में भी अगर करके रखा है तो भी नहीं, उसकी सब्सिडरी में भी करके रखा है तो भी नहीं, और उसकी एसोसिएट मतलब उसकी सब सब्सिडरी मतलब उसी होल्डिंग के अंदर दूसरी कंपनी। मतलब अगर ये इंसान या इसका कोई रिलेटिव या इसका कोई पार्टनर, ये तीनों में से किसी एक का इन्वेस्टमेंट अगर ये चारों में से किसी एक कंपनी में है तो ये बंदा ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। क्लियर है? चलो अब अपन 5वां पढ़ते हैं। अ पर्सन और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर हु इज indebted in excess of 5 lakh to the company or its subsidiary or its holding or associate company। indebted मतलब ऐसा कोई बंदा जिसका उस कंपनी में 5 लाख रुपए से ज्यादा का उधारी है। मतलब उसने कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करी है या कोई ऐसा गुड्स या प्रोडक्ट बेचा है जिससे उसको कंपनी से 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा लेना है, उसको लेना है या उसके रिलेटिव को लेना है या उसके पार्टनर को लेना है। ठीक है, तो वो कंपनी भी हो सकती है, उसकी होल्डिंग भी हो सकती है, उसकी सब्सिडरी भी हो सकती है, उसकी एसोसिएट भी हो सकती है। तो ऐसा कहीं अगर कुछ किया हुआ है तो वो पर्सन क्वालिफाइड नहीं है ऑडिटर के लिए। इनडेटेड मतलब उस बंदे का उधारी, मतलब उसने उधार में दिया है उसको। अ पर्सन और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर हु हैज गिवन गारंटी or provided any security in connection with the indebtedness of any third party in excess of 1 lakh to the company, its subsidiary, its holding or its associate company। हेलो भैया, मैं फ्री होके लगा रहा हूं ना, थोड़ा सा एक जगह बैठा था। ठीक है ना भैया? 12 बजे के बाद आ जाओ, कॉल कर लेना ना भैया एक बार। देखो भाई, ये है ना, मैं मजाक नहीं करूंगा, ये है ना कंपनी ऑडिट है। इसमें जितना भी हम पढ़ रहे हैं ना टर्म्स, ये पूरे कंपनी एक्ट के उठाए हुए हैं। इसको याद करने में सीए वाले बच्चे लोगों का भी हालत खराब हो जाता है सीक्वेंस में और ये सब करने में। जिन लोग इंटरमीडिएट करते हैं ना, उनके में एज इट इज ये उठा हुआ रहता है। जिन लोग कंपनी ऑडिट पढ़ते हैं सीए में, तो आप लोग हो बीकॉम के, तो मैं समझ रहा हूँ आप लोगों का, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग का लेवल डाउन, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। वो बच्चे लोगों को दिक्कत होती है तो नो डाउट आप लोगों को भी हो रही होगी समझने में। तो आप लोगों को क्वेश्चन अगर आया ना, तो आपको ये पॉइंट एज इट इज लिख कर आना है, तब नंबर मिलेगा। कुछ भी लिख कर आओगे तो नहीं मिलेगा नंबर। तो मैंने अभी तक कितने पॉइंट करवाए? 5 पॉइंट करवाए। तो मैं उसको शॉर्ट में 5 पॉइंट बता रहा हूं, फिर आगे और चलेंगे हम। ठीक है, बार बार वही रिपीट करने का कारण क्या है कि आपको थोड़ा सा याद हो जाए। हम अभी बात क्या कर रहे हैं? ये कंपनी है, इसका ऑडिटर कौन नहीं बन सकता? ये कंपनी है, इसका ऑडिटर कौन नहीं बन सकता? तो पहला एक कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, अदर देन एलएलपी, ये ऑडिटर नहीं बन सकता एक कंपनी का। दूसरा कौन नहीं बन सकता? ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। ये भी मतलब इस कंपनी का कोई ऑफिसर है, एम्प्लॉय है, तो वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता, क्योंकि इंडिपेंडेंस खत्म हो रही है ना। उसके बाद तीसरा, अगर इस ऑफिसर और एम्प्लॉय के अंडर में कोई एम्प्लॉयमेंट में है, मतलब इसका कोई एम्प्लॉय है या कोई पार्टनर है, तो ये बंदा भी ऑडिट
नहीं कर सकता इस कंपनी का। आई बात समझ में? मतलब एक तो डायरेक्टली ऑफिसर जो है या एम्प्लॉय है वो कंपनी का पार्टनर नहीं बन सकता, ऑडिटर नहीं बन सकता। और इन ऑफिसर या एम्प्लॉय के अंदर में अगर कोई दूसरा एम्प्लॉय काम कर रहा है या पार्टनर काम कर रहा है तो वो कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, ये पर्सन, इसका कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है कंपनी में। इस पर्सन का अगर कोई इन्वेस्टमेंट है कंपनी में, किसका? ये वाले बंदे का, ठीक है, इसका। और वो इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा की। इस पर्सन का कोई रिलेटिव है, मान लो, अगर इसका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं तो उसके रिलेटिव के नाम से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, या फिर इस पर्सन का कोई पार्टनर है, इस पर्सन का अगर कोई पार्टनर है या फिर पार्टनर के नाम से इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो ये पर्सन जो है इस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। मैं 3 बताया, या तो इस पर्सन का खुद का, या इसके किसी रिलेटिव का, या फिर इसके किसी पार्टनर का इन्वेस्टमेंट है कंपनी में, सिक्योरिटीज में, और वो सिक्योरिटी की वैल्यू, उसकी जो फेस वैल्यू है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा की है, तो ये बंदा जो है पार्टनर नहीं बन सकता। 1 लाख रुपए से कम हुआ तो कर सकता है। अपने आप ऐसे कैसे किसी सिक्योरिटी की वैल्यू नहीं होगी? ऐसे ऐसा थोड़ी होता है भाई। आई बात समझ में? अब उसके बाद कोई ऐसा बंदा है जो कंपनी के, या ये बंदा या फिर उसका कोई रिलेटिव या फिर कोई उसका पार्टनर, या फिर कोई उसका पार्टनर, इसका कंपनी में उधार है, इंडेटनेस है 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा, तो ये ऑडिटर नहीं बन सकता कंपनी। इंडेटनेस मतलब इस आदमी को कंपनी से लेना है, या तो इसको डायरेक्टली लेना है कंपनी से, या इसके किसी रिलेटिव को लेना है, या फिर इसके किसी पार्टनर को इस कंपनी से 5 लाख रुपए लेना है, या फिर 5 लाख से ज्यादा लेना है, तो ये बंदा ऑडिटर नहीं बन सकता। क्लियर है? उसके बाद छठवा, ध्यान से सुनना, छठवा, ये पर्सन है, ये पर्सन है, इसने किसी और पर्सन की, मान लो ये जो पर्सन है, ये जो इंसान है, ये वाला, इसने किसी और पर्सन की गारंटी देके रखी हुई है। आई बात समझ में? ये जो बंदा है इसने किसी और पर्सन की क्या देके रखी हुई है? गारंटी। गारंटी मतलब समझते हो ना क्या होता है? उधार लिया होगा, नहीं चुका पाएगा तो मैं दूंगा बोल रहा है, और वो गारंटी की अमाउंट जो है वो कितने की है? 1 लाख रुपए से ज्यादा की है। तो ये पर्सन जो है, ये वाला जो बंदा है, ये ऑडिटर नहीं बन सकता है। तो मैंने अभी तक कितने पॉइंट बता दिए? 6 पॉइंट। एक तो पहले बॉडी कॉर्पोरेट, दूसरा ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉय और पार्टनर ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, उसके बाद पर्सन होल्डिंग सिक्योरिटी मोर देन, पर्सन हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर होल्डिंग सिक्योरिटी मोर देन ₹1 लाख इन द कंपनी, उसके बाद पर्सन रिलेटिव और पार्टनर is in indebtedness of the company of rupees more than 5 lakh, और तीसरा पर्सन who has given guarantee to the company on behalf of third party। ठीक है, तो ये पर्सन जो है एलिजिबल नहीं होगा। क्लियर है? तो 6 पॉइंट मैंने अभी तक बताए। वहां पे डिक्लेरेशन साइन करवाते हैं और डिक्लेरेशन गलत हो गया, डिक्लेरेशन गलत हो गया तो फिर बाद में लायबिलिटी किसकी है? ऑडिटर के ऊपर आएगी। ऑडिटर की जवाबदारी, भाई तुम गलत डिक्लेरेशन दिए। बहुत सारे पीनल एक्शंस भी है। a person or a firm who has business relationship whether directly or indirectly with the company or its subsidiary or its holding associate company, ऐसा कोई पर्सन जिसका इस कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ये पर्सन या फिर इसका पार्टनर जो है इस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता।
अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और अ की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ द कंपनी। एक ऐसा पर्सन है जिसका कोई रिलेटिव है, जिसका कोई रिलेटिव है, और ये रिलेटिव जो है ना इस कंपनी का की मेंबर है, सेल्समैन की मेंबर जो डिसीजन लेने में अपना भूमिका निभाता है। ठीक है, तो छोटा मोटा एम्प्लॉय है तो नहीं, की मैनेजरियल पर्सन या फिर डायरेक्टर, मतलब इस पर्सन का जो रिलेटिव है वो इस कंपनी का डायरेक्टर है या फिर की मैनेजरियल पर्सन है, तो ये जो पर्सन है वो इस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई चार्टेड अकाउंटेंट जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है कहीं और। जो सीए लोग फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होते हैं ना उसको सीओपी नहीं मिलती, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अब उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं होते तो उसके बाद ऑडिट में साइन करने की पावर नहीं होती। तो ऐसा कोई पर्सन जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है कहीं और, तो वो उस कंपनी का ऑडिट, वो किसी और कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास सीओपी नहीं होती। आगे, अ पर्सन हुज अपॉइंटमेंट इन द कंपनी विल मेक हिम ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनीज। अगर मान लो कोई ऐसा बंदा है जो क्वालिफाइड है, मान लो ऐसा कोई बंदा है जो क्वालिफाइड है लेकिन इसने ऑलरेडी 20 कंपनी का ऑडिट लेके रखा हुआ है, मतलब उसके बाद ऑलरेडी 20 कंपनी का ऑडिट है, और ये पर्सन जो है जैसे ही इस कंपनी का ऑडिट लेगा तो उसके बाद 21वें नंबर की ऑडिट आ जाएगी। तो किसी भी एक सीए को 20 ऑडिट से ज्यादा लेने का पावर नहीं है, कंपनी ऑडिट लेने का। तो इसलिए ऐसा कोई पर्सन जिसको जो उस ऑडिट को लेने के बाद 20 कंपनी से ज्यादा की ऑडिट करके बैठ जाएगा, तो ये क्या होता है, पोर्टल में अलाउ ही नहीं करता पहली बात तो 20 से ज्यादा लेना। तो मतलब कोई पर्सन 20 से ज्यादा कंपनी ऑडिट नहीं कर सकता। तो ऐसा कोई पर्सन ऑलरेडी 20 ऑडिट लेके बैठा है तो वो भी एलिजिबल नहीं है अगली ऑडिट लेने के लिए। क्लियर है? अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस involving fraud and a period of 10 years had not been elapsed from the date of such conviction। ऐसा कोई बंदा जो क्या करके रखा है, फ्रॉड में इन्वॉल्व था, ठीक है, और कोर्ट ने उसको गुनहगार माना भी था। ठीक, कन्विक्टेड मतलब गुनहगार माना है, और उसको गुनहगार माने सजा भी हो गई, अब छूट भी गया, लेकिन उस पीरियड में भी 10 साल खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, 10 साल खत्म होने के बाद वो एलिजिबल हो सकता है, लेकिन 10 साल अगर पीरियड खत्म नहीं हुआ है और गुनहगार पाया गया था, हो सकता है कि उसके ऊपर आरोप लगा होगा और गुनहगार नहीं पाया गया था तो वो एलिजिबल हो जाएगा, लेकिन गुनहगार पाया गया और वो पीरियड खत्म नहीं हुआ 10 साल का भी, तो ऑडिटर होने के लिए वो एलिजिबल नहीं है। नहीं है समझ में? मान लो एक कंपनी का ऑडिट मिल रहा है एक बंदे को, और ये जो बंदा है ये कुछ फ्रॉड में इन्वॉल्व था, तो कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला सुनाया कि हाँ भाई तुम गिल्टी हो। गिल्टी मतलब तुमने अपराध किया था, फ्रॉड किया था। अब फ्रॉड किया था मान लो 2018 में, और कंपनी का ऑडिट मिल रहा है 2024 में, तो बताओ 2018 से 2024 अभी 10 साल इलेप्स हो गए, क्या खत्म हो गए? नहीं, तो ये पर्सन एलिजिबल नहीं है। और मान लो 2012 में किया रहता, 2012 में किया रहता, और अभी कौन सा साल है 2024, तो 10 साल खत्म हो गए, तो ये ऑडिट करने के लिए एलिजिबल था। ठीक है, तो 10 साल खत्म नहीं हुआ और वो किसी फ्रॉड में पकड़ाया था और कोर्ट ने उसको कन्विक्टेड भी माना था, तो वो ऑडिट नहीं कर सकता। आगे, अ पर्सन हु सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी और एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी इज एंगेज्ड इन कंसल्टिंग एंड स्पेशलाइज्ड सर्विस एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 144। मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसकी सब्सिडरी या एसोसिएट सब्सिडरी इस कंपनी को किसी प्रकार की स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करती है, तो ये बंदा भी ऑडिट कर नहीं सकता इस कंपनी का। तो टोटल कितने पॉइंट हो गए बोलो? हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। क्या पढ़ रहे हैं? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, कि कौन कौन ऑडिट नहीं कर सकता है। तो पहला मैंने क्या बताया आप लोगों को? एक बॉडी कॉर्पोरेट, दूसरा ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, तीसरा अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, अ पर्सन हु इज रिलेटिव और अ पार्टनर हु होल्ड सिक्योरिटी
ऑफ द फेस वैल्यू मोर देन ₹1,00,000 ऑफ द कंपनी, ये ऑडिट नहीं कर सकता। इनडेटनेस कितने का होना चाहिए? 5 लाख से ऊपर। गारंटी वाला अगर बात आई तो 1 लाख से ऊपर, ठीक है। अ पर्सन हु इज बिजनेस रिलेशनशिप अगर किसी कंपनी के साथ है तो नहीं कर पाएगा। अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन। अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट इन एनी अदर कंपनी। अ पर्सन whose appointment in the company will make him the auditor of more than 20 कंपनी, मतलब 20 से ज्यादा कंपनी का ऑडिटर बन जाएगा अगर उस कंपनी का ऑडिट ले लेता है तो। उसके बाद आगे, a person who has been convicted by court of law of an offense involving fraud and period of 10 years has not been alleged, मतलब वो कोर्ट ने उसको गुनहगार माना था, किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व था और वो 10 साल का पीरियड खत्म नहीं हुआ है तो वो भी एलिजिबल नहीं है। उसके बाद एनी पर्सन हु इज सब्सिडरी और एसोसिएट और एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी इज एंगेज इन कंसल्टेंसी या कंसल्टिंग अ स्पेशलाइज्ड सर्विस एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 144। तो इन लोग ऑडिटर नहीं बन सकते किसी कंपनी के, क्लियर है? इन लोग ऑडिटर नहीं बन सकते किसी कंपनी के। ये पेपर में आया तो एज इट इज लिखना पड़ेगा। हो सकता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर का शॉर्ट नोट आ जाए पेपर में। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर का शॉर्ट नोट आ सकता है पेपर में। आगे बढ़े। अभी तक ऑडिट अच्छा लग रहा था सर, आज पूरा एकदम बोर करवा दिया, है ना? चलो इसके बाद अपन बात करेंगे सब्सिक्वेंट डिस्क्वालिफिकेशन। सब्सिक्वेंट डिस्क्वालिफिकेशन मतलब यह होता है जब ऑडिटर अपॉइंट तो हो रहा था तब वो एलिजिबल था, अपॉइंट होते समय एलिजिबल था, क्वालिफाइड था, लेकिन बाद में उसने अट्रैक्ट कर ली क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब जब वो अपॉइंटमेंट हुआ उस समय सब सही सही था, बाद में दिक्कत आ गई। इफ अ पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इनकर्स एनी डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 143(3), मतलब एक ऑडिटर जो किसी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है, अपॉइंट होने के बाद ये सब डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर लेता है, आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट ही शैल वैकेट हिज ऑफिस एज सच ऑडिटर। सच वैकेशन विल बी डीम्ड टू बी अ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर। मतलब ऐसा कोई बंदा अगर किसी कंपनी के ऑडिटर के लिए अपॉइंट हो चुका है, अपॉइंटमेंट होने के बाद अगर वो किसी प्रकार की डिस्क्वालिफिकेशन को अट्रैक्ट कर लेता है तो वो अपनी ऑफिस को खाली करेगा। खाली करेगा मतलब अपनी ऑफिस को छोड़ के जाएगा, ठीक है? मतलब उसको ऑफिस खाली करना पड़ेगा, मतलब छोड़ के जाना पड़ेगा। और वो जो खाली करके जाएगा उसको कैजुअल वैकेंसी मानेंगे। क्या मानेंगे? कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी मतलब अचानक खाली हो जाने वाली वैकेंसी को क्या, वैकेंसी मतलब ऑडिटर का पोस्ट खाली हो जाएगा, कैजुअल वैकेंसी। देखो एक नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है, ऑडिटर है ना 1 साल के लिए अपॉइंट होता है, तो नॉर्मल वैकेंसी होती है जब ऑडिटर जाएगा, अपना टर्म पूरा करेगा, अपना काम पूरा करेगा और छोड़ के जाएगा, वो कौन सी वैकेंसी होगी? नॉर्मल वैकेंसी होगी। लेकिन अचानक भयानक अगर कोई ऑडिटर को बीच में छोड़ के जाना पड़ता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कैजुअल वैकेंसी बोलेंगे। चलो ये वाला जो पॉइंट है, अब ऑडिटर के अपॉइंट होने के पहले आपको उसकी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन चेक करनी पड़ती है। भाई किसी को आप नौकरी में रखोगे तो उसकी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन देखोगे कि नहीं? अब आपने चेक कर लिया कि वो ऑडिटर जो है क्वालिफाइड है, तो अब काहे की प्रोसेस चालू हो जाएगी? अपॉइंटमेंट की प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो अपॉइंटमेंट की प्रोसेस है ना 2 टाइप की होती है, एक होता है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर और एक होता है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। मतलब कोई कंपनी अगर नई बनी है, नई मतलब समझते हो ना, वो कंपनी एकदम फ्रेशली इनकॉर्पोरेटेड है, तो उस केस में उस कंपनी में पहली बार जब ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा तो क्या रूल है, और बाद में कंपनी अब रनिंग पोजीशन में आ गई तो बाद के जो ऑडिटर है उसको अपॉइंट करने का क्या प्रोसीजर है, वो यहां पर लिखा हुआ है। सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर और दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ठीक है,
अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के अंदर दो पार्ट में डिवाइडेड है, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर और दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। तो फर्स्ट ऑडिटर मतलब जो ऑडिटर पहली बार नई कंपनी में अपॉइंट हो रहा है तो उसको फर्स्ट ऑडिटर बोलेंगे, और सब्सिक्वेंट ऑडिटर मतलब बाद में उसी की अपॉइंटमेंट चलते रहेगी कंटिन्यू, या और कोई ऑडिटर की, तो बाद के जो ऑडिटर्स होंगे उनको सबको सब्सिक्वेंट ऑडिटर बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑडिटर किसी भी कंपनी में एक ही बार बस आएगा, बार बार नहीं आता, क्योंकि कोई भी कंपनी एक ही बार इनकॉर्पोरेट होगी ना, तो पहली बार जो ऑडिटर आया वही फर्स्ट ऑडिटर कहलाएगा, आगे के सारे ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर कहलाएंगे। तो इसको समझने के लिए अपने को कंपनी को दो कैटेगरी में बांटना पड़ेगा, नॉन गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। तो फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी पढ़ो एक बार, स्क्रीन पर है, इंपॉर्टेंट है, नोट्स शॉर्ट नोट आने का पूरा चांस है, शॉर्ट नोट आने का पूरा चांस है, मतलब आपसे पूछ लेगा क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, दूसरा पूछ लेगा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, तीसरा पूछ लेगा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, शॉर्ट नोट्स। चलो एक बार रीड करो, दोनों को अलग अलग पढ़ना, डिफरेंस बिटवीन नहीं है, ये प्रोसेस है। फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी में कैसे अपॉइंट होता है, कौन अपॉइंट करता है, कब अपॉइंट करता है, कितने दिन में अपॉइंट करता है, और गवर्नमेंट कंपनी में कौन अपॉइंट करता है, कब अपॉइंट करता है, कितने दिन में अपॉइंट करता है, ये सारी बातें। ठीक है, एक बार रीड करो, इसमें कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे जो समझ में नहीं आएंगे, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, एक बार आप लोग इसको समझो। क्या बोल रहा है सुनो, हम अभी पढ़ रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट कब चालू होता है, जब भी कोई बंदा ऑडिटर के लिए आता है तो पहले तो उसकी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन देखेंगे, वो क्लियर होने के बाद हम अपॉइंटमेंट की प्रोसेस में जाएंगे। ठीक है, अब मान लो बंदा क्वालिफाइड है, तब उसकी काहे की प्रोसेस चालू होगी, अपॉइंटमेंट की। तो अपॉइंटमेंट करते समय आपको देखना पड़ेगा कि वो फर्स्ट ऑडिटर है कि वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है। फर्स्ट ऑडिटर का मतलब ये होता है कि कंपनी अभी नई बन के तैयार हुई है, इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, ठीक है, नई इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है और उस कंपनी का जो ऑडिटर है पहली बार अपॉइंट हो रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे फर्स्ट ऑडिटर।
और उस ऑडिटर के अपॉइंट होने के बाद जो भी फ्यूचर में ऑडिटर अपॉइंट होंगे उनको क्या बोलेंगे, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। तो ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए यहां पर कंपनी को दो कैटेगरी में बांटा गया है, गवर्नमेंट कंपनी और दूसरा नॉन गवर्नमेंट कंपनी। इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, अपॉइंटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। जिस दिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, उस दिन से 30 दिनों के अंदर, उस दिन से 30 दिनों के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं कंपनी के, वो ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल्स टू अपॉइंट द ऑडिटर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, ऊपर का जो टाइम लिमिट दिया गया था उस टाइम के अंदर अगर बीओडी फेल हो जाता है ऑडिट अपॉइंट करने, देन द बोर्ड शैल इन्फॉर्म द मेंबर ऑफ द कंपनी। बोर्ड जो है मेंबर्स को इन्फॉर्म करेंगे कि हमें ना 30 दिन के अंदर ये काम नहीं कर पाए। द मेंबर ऑफ द कंपनी शैल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर एट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ईजीएम विद इन 90 डेज। बोर्ड फेल हो गया 30 दिन के अंदर, बताएगा मेंबर्स को। अब मेंबर जो है बोर्ड वाले बोर्ड के साथ मिलकर ईजीएम बुलाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर उन 90 दिनों के अंदर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। द फर्स्ट ऑडिटर शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट ऑडिटर जो है कब तक के लिए अपॉइंटेड रहेगा, जब तक पहली एजीएम नहीं हो जाती तब तक। आया समझ में? ये कौन सी बात हो रही थी, नॉन गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कंपनी के केस में ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, सुनो। इन दिस सेक्शन, this section includes a government company or any other company owned or controlled directly or indirectly by the central government or the state government or governments or partly by central government and partly by state government। मतलब ये वाला रूल कब एप्लीकेबल होगा, जब किसी कंपनी में या तो पूरी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर पार्टली ओन्ड बाय सेंट्रल और पार्टली ओन्ड बाय स्टेट, ओन्ड या कंट्रोल्ड लिखा है। यहां पर अपॉइंटमेंट कौन करेगा, द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन सच कंपनीज डन बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सीएजी। कंट्रोलर है, कंट्रोलर नहीं, कंट्रोलर है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको C&AG बोलते हैं, सीएजी। विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। जिस दिन कंपनी रजिस्टर हुई उसके 60 दिनों के अंदर सीएजी अपॉइंट करेगी। ठीक है। इफ सीएजी फेल्स, अगर सीएजी फेल हो जाती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कितने दिन का टाइम मिलेगा, 30 दिन का। ठीक है। फेलिंग टू अपॉइंट ऑडिटर विद इन 30 डेज, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी फेल हो जाते हैं तो वो मेंबर को बुलाएगा, फिर 60 दिन के अंदर वो ईजीएम कॉल करेगा। द फर्स्ट ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। मतलब यहां पर बीच में किसका रोल आ गया, सीएजी का आ गया। पहले सीएजी अपॉइंट करेगा, सीएजी नहीं कर पाएगा तो सीएजी को कितने दिन का टाइम मिला है, 60। सीएजी नहीं कर पाएगा तो फिर 30 दिन के अंदर किसको करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के अंदर नहीं हुआ तो अगले 60 दिन के अंदर किसको करना है, मेंबर्स को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और जो ऑडिटर आएगा वो कितने दिनों के कब तक ऑडिट मतलब होल्ड करके रखेगा, अप टू द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। यहां पर टाइम कितना मिला था बीओडी को, फर्स्ट बीओडी को हमेशा 30 दिन का टाइम मिला है। यहां पर मेंबर को 30 दिन का टाइम मिला है, सॉरी यहां पर मेंबर को 90 दिनों का टाइम मिला है और यहां पर कितने दिनों का मिला है, 60 दिनों का। अब अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर मतलब बाद के ऑडिटर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, एवरी कंपनी शैल एट द फर्स्ट एजीएम अपॉइंट एन इंडिविजुअल और अ फर्म एज एन ऑडिटर। मतलब हर कंपनी अपने एजीएम में, हर कंपनी अपने एजीएम में एक इंडिविजुअल को या फर्म को क्या करेगी, ऑडिटर अपॉइंट करेगी। क्या हो गया, नींद आ रही है, काहे की दवाई खाते हो आप। एवरी कंपनी शैल एट इट्स एजीएम अपॉइंट एन इंडिविजुअल और फर्म एज ऑडिटर। मतलब यहां पर हर कंपनी जो है अपनी एजीएम में इंडिविजुअल को या किसी फर्म को अपॉइंट करेगी ऑडिटर। द टेन्योर ऑफ द ऑडिटर सो अपॉइंटेड विल बी फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। नहीं समझ में आया,
एंड देयर आफ्टर टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी 6th AGM। बता रहा हूं मतलब क्या बोल रहे हैं, सुनो। सबसे पहले अपन बात करेंगे फर्स्ट ऑडिटर की। फर्स्ट ऑडिटर को नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन अपॉइंट करेगा? बीओडी। कितने दिन में? 30 दिन में। अब बीओडी अगर फेल हो जाता है तो उसको कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स। कहां पर अपॉइंट करेंगे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। उनको कितने दिन का टाइम मिला हुआ है? 90 दिन। 90 दिन का टाइम मिला है। क्लियर है मेरी बात? अब फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो गया, ये अपनी ऑफिस कब तक होल्ड करके रखेगा? कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक। अब फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन, जो फर्स्ट एजीएम हुआ ना, तो यहां पर पुराना वाला जो फर्स्ट ऑडिटर था यहां तक अपना काम किया। अब इसी एजीएम में एक सब्सीक्वेंट ऑडिटर भी अपॉइंट होगा आगे के फ्यूचर के लिए। तो ये कंक्लूजन में ये फर्स्ट एजीएम फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ, हो सकता है कि पुराना ही वाला रिपीट कर ले, उसी को ही वापस से अपॉइंट कर ले, या फिर कोई नया को भी बुला ले, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही पुराना वाला, अब जैसे भाई मुख्यमंत्री का या किसी का शपथ ग्रहण देखे हो, अभी जैसे मान लो मोदी जी की बात करूं, 2014 में प्रधानमंत्री बने, 5 साल अपना काम पूरा किए, 5 साल काम पूरा करने के 2019 में फिर से प्रधानमंत्री भाई बने। तो क्या फिर से प्रधानमंत्री बने तो वापस से उन्होंने फॉर्मेलिटी नहीं भाई के प्रधानमंत्री बनने की, शपथ वपथ सब लिए कि नहीं? तो वैसे ही ऑडिटर जब आता है, तो ऑडिटर जब पुराना वाला रिटायर होता है, हो सकता है कि वही रिन्यू कर जाए, तो उसको पूरी फॉर्मेलिटी अपॉइंटमेंट की करनी पड़ती है वापस से। तो जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ था वो ईजीएम या 30 दिन के अंदर अपॉइंट हो जाएगा, और कब तक होल्ड करके रखेगा? कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम तक। तो यहां ये रिटायर हो रहा है, और यहां पर रीअपॉइंट भी हो सकता है, फिर कोई नया अपॉइंट भी हो सकता है। अब ये कब तक होल्ड करके रखेगा? 6th एजीएम, मतलब 6th एजीएम, 5 साल तक रहेगा ये, 5 साल तक ऑडिटर रहेगा ये, ठीक है? 5 साल तक ऑडिटर बना रहेगा उस कंपनी का। हाँ, वो हटाना है तो वो अलग प्रोसीजर है, रिमूवल और ये सब वाला, वो बताऊंगा आगे, ठीक है? लेकिन अभी अपन अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उस केस में सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा? CAG shall appoint the auditor of the company within the period of 180 days from the commencement of the financial year। फाइनेंशियल ईयर कमेंसमेंट होने के 180 दिनों के अंदर CAG जो है वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट कर देगी। द ऑडिटर शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द AGM। हाँ, तो ये आप लोगों को शॉर्ट नोट बना के पूछ सकता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो आपको इसी फॉर्मेट में, मतलब डब्बा बना के मत लिखना, इसी फ्रेमवर्क के हिसाब से लिखना है कि ऑडिटर जो अपॉइंट होगा तो फर्स्ट ऑडिटर है तो क्या, सब्सिक्वेंट ऑडिटर है तो क्या, गवर्नमेंट कंपनी है तो क्या, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो क्या। ऐसा आपको पूरा 4 कॉम्बिनेशन में आपको आंसर देना है। अगर आप लिखने गए अपना आंसर और कोई पढ़ा लिखा बंदा अगर चेक कर रहा है आपके पेपर को, कभी कभी ऐसा होता है कि, अब अपन वो सब बात में नहीं जाते, लेकिन कोई ऐसा बंदा जो जानकार है वो चेक कर दिया आपका पेपर और आपने ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं करे अपने आंसर में, तो मार्क्स नहीं मिलेगा। सोच के देखो ना, मान लो अब ये पॉइंट आपने ओवरव्यू लेके गए, आप इसका जनरल आंसर लिख कर आओगे, जनरल आंसर, फिर नंबर भी जनरल ही मिलेगा। स्पेसिफिक आंसर लिखोगे तो नंबर भी आपको स्पेसिफिक मिलेगा। अब बात करेंगे रिमूवल और रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग स्पेशल नोटिस। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, बस इतना समझ लो कि ऑडिटर को या तो टर्म पूरा हो गया ऑडिट का, ऑडिटर का या तो टर्म पूरा हो गया है, या फिर अब ऑडिटर को हटाया जा रहा है किसी और कारण से। तो हटाया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? रिमूवल। और वो खुद से छोड़ के जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? रेजिग्नेशन। पढ़ते हैं चलो। रिमूवल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द ऑडिटर।
Such removal requires a special resolution by the company. After obtaining the previous approval, यहां पर एक वर्ड आएगा, after obtaining the previous approval of the central government as per rule 7 of CAGR, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है. Such removal required special resolution by the company after obtaining the previous approval of central government. The approval application to the central government in form ADT 2, ये सब याद करने की. Prescribed fees has to be made within 30 days after passing resolution by the board within 60 days of the receipt of approval of the central government. The company shall pass a special resolution in general meeting before taking any action of removal. The auditor shall be given reasonable opportunity of being heard. कुछ समझ नहीं आया? बताओ. देखो इसका मतलब ये है, सुनो ध्यान से. मान लो कंपनी जो है, ऑडिटर जो काम कर रहा है उसको हटाना चाह रही है. रिमूवल ऑफ ऑडिटर का मतलब ये है ना. मान लो ये ऑडिटर काम कर रहा है कंपनी में और इस ऑडिटर को कंपनी जो है हटाना चाह रही है. तो सबसे पहले क्या होगा, देखो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बीओडी, ये आपस में मीटिंग करेंगे. उसको क्या बोलेंगे, बोर्ड मीटिंग, कि भाई अब ये ना बंदे को ऑडिटर नहीं रखना है अपने को. क्लियर है? अब बोर्ड मीटिंग क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या करेगी, एप्लीकेशन देगी कि हम ये ऑडिटर हमारे यहाँ अपॉइंटेड है और हम इसको, हाँ मतलब, हाँ कंपनी कोई भी, यहाँ पे गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है. ठीक है? तो यहां पर अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इन लोग अब सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे. कौन से फॉर्म में एप्लीकेशन देंगे हमको सब याद करने की जरूरत नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपका अप्रूवल दे देगा. यहाँ पे टाइम लिमिट लिखा है, पढ़ो ना. सच रिमूवल रिक्वायर्स स्पेशल रिजोल्यूशन बाय द कंपनी आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. द अप्रूवल एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट within prescribed fees has to be made 30 days passing of resolution by the board within 60 days receipt of approval. The central government of the company shall pass special resolution in general meeting. मतलब यहां पर ये बोल रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जब मीटिंग होगी तो इसके 30 दिनों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल का एप्लीकेशन देना पड़ेगा. सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हम इस आदमी को ऑडिटर नहीं रख सकते. अब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या आ गया, अप्रूवल आ गया. सेंट्रल गवर्नमेंट अब जितने दिन में भी अप्रूवल दे, अप्रूवल आने के बाद आपको 60 दिन का टाइम और मिलेगा. 60 दिन के टाइम के अंदर फिर आपको कंपनी में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब सारे शेयर होल्डर्स लोगों को बैठा के 75% से ज्यादा वोट लेना है, उसको स्पेशल रिजोल्यूशन बोलते हैं. ठीक है? ये सब वर्ड्स आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहे होंगे अगर आपने बीकॉम सेकेंड ईयर में कंपनी लॉ नहीं पढ़ा है. ठीक है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पेशल रिजोल्यूशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सब कंपनी लॉ से उठाए हुए शब्द है. अब जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ मतलब 75% से ज्यादा वोटिंग मिल गई कि हाँ निकालो इसको. अब वो एसआर पास होने के बाद अब ऑडिटर को क्या कर सकती है, कंपनी रिमूव कर सकती है. आई बात समझ में? ऑडिटर को क्या कर सकती है, हटा सकती है कंपनी. ये सिस्टम है ऑडिटर को हटाने का. ऑडिटर को रिमूव करना जो होता है, ऑडिटर को रिमूव करना होता है तो रिमूव कैसे करते हैं मैंने अभी बताया. अब ऑडिटर खुद ही छोड़ के जाना चाहता है तो रिजाइन करेगा. ऑडिटर अगर खुद ही छोड़ के जाना चाहता है तो क्या करेगा, रिजाइन करेगा. रिजाइन तो रेजिग्नेशन की बात हो रही है. रेजिग्नेशन बाय द ऑडिटर.
इन केस द ऑडिटर रिजाइन ही शैल फाइल विद इन द पीरियड ऑफ, अच्छा एक चीज और है, पहले वो समझ लो। अब यहां पर जो है ऑडिटर को निकालने का प्रोसेस हो गया, लेकिन जब यहां पर मीटिंग होगी ना, तो ऑडिटर को भी सुनवाई की जाएगी कि भाई उसकी बातों को भी सुना जाए। मतलब अभी तो निकालने का फैसला कौन लिया है, बीओडी, तो ऑडिटर को भी बोलेंगे भाई तुम भी आओ मीटिंग में, अपना भी कुछ पॉइंट रखो कि ऐसा क्या हो गया कि तुमको निकाला जा रहा है, तो ऑडिटर की भी बात सुनी जाएगी मीटिंग में। तो ये इस बात को पूरा होता है, यहां पे देखो लिखा है ना, द ऑडिटर शैल बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आगे देखते हैं, रेजिग्नेशन बाय द ऑडिटर। इन केस द ऑडिटर रिजाइन he shall file within a period of 30 days from the date of resignation a statement in the form ADT3 with the company and the registrar and also with the CAG. In case of government company, the auditor shall indicate the reason and other fact that as may be relevant with regard to his resignation. If the auditor fails to file such statement, he shall subject to minimum fine of rupees 50,000 which may extend to rupees 5 लाख। सुनो क्या बोल रहा है, एक ऑडिटर है, ये कंपनी का ऑडिट करता है, ये ऑडिटर है कंपनी को ऑडिट करता है। अब यहां से रिजाइन करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, तो रिजाइन जिस दिन किया, तो रिजाइन कैसे बोल देता है फोन में मैं रिजाइन कर रहा हूं करके, नहीं, लेटर देता है रेजिग्नेशन लेटर। तो रिजाइन जैसी करेगा तो रिजाइन करने के 30 दिनों के अंदर 3 लोगों को इन्फॉर्म करेगा। रिजाइन करने के कितने दिन के अंदर, 30 दिनों के अंदर 3 लोगों को इन्फॉर्म करेगा। पहला कंपनी को बताएगा, आरओसी को बताएगा कि मैं रिजाइन कर रहा हूं, और तीसरा अगर वो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है तो वो सीएजी को भी इन्फॉर्म करेगा। नॉन गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है तो सीएजी को अपॉइंट नहीं करेगा वो, मतलब उसको इन्फॉर्म नहीं करेगा, 3 लोगों को इन्फॉर्म करेगा। 3 लोगों को इन्फॉर्म करने के बाद, 3 लोगों को इन्फॉर्म करने के बाद वो रिजाइन कर सकता है। ठीक है, अब सुनो, अगर वो 30 दिनों के अंदर इन्फॉर्म करना भूल जाता है या फेल हो जाता है, तो इसके ऊपर 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की पेनाल्टी, 50,000 से 5 लाख तक की पेनाल्टी है। तो भाई ऐसी कंपनी का ऑडिटर रहना कोई खेल तमाशा वाली बात थोड़ी है, बीच में छोड़ के चले जाओगे, अपने से छोड़ रहे हो। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ठीक है, तो ये कंपनी को छोड़ के जा सकता है, फिर 30 दिन के लिए अंदर उसको अब बताना पड़ेगा। लेकिन हो गई बात, समझ में आई? तो हमने अभी क्या पढ़ा, रिमूवल ऑफ ऑडिटर और रेजिग्नेशन। हाँ अच्छा, रिमूवल की बात जो हो रही है ना, बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म बोल रहे। अगर आप ऑडिटर को हटा रहे हो तो एजीएम में हटा सकते हो उसको, जो उसका टाइम पीरियड है कंक्लूजन ऑफ एजीएम वाला, तो वहां तो उसका तो टाइम आ ही गया जाने का। लेकिन अगर आप बीच में हटा रहे हो तो ये सब तमाशा करना पड़ेगा। टाइम खत्म होने के बाद आप हटा दो, उसमें कोई नहीं पूछेगा आपसे। अब ये रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल नोटिस। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल नोटिस मतलब जब किसी ऑडिटर को हटाया जाता है, ईजीएम बुलाई जाती है, तो वहां पे स्पेशल नोटिस दिया जाता है। तो ये मत पढ़ो, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, ये मत पढ़ो। चलो, क्या नहीं, मत लिखो। हाँ, अब अपन बात करेंगे ऑडिटर के रेम्यूनरेशन। ऑडिटर के रेम्यूनरेशन की, रेम्यूनरेशन मतलब समझते हो ना, ऑडिटर अपना काम करेगा तो उसको पैसा भी तो देना पड़ेगा। तो रेम्यूनरेशन डिसाइड कौन करता है, पढ़ते हैं। द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी फिक्स्ड इन इट्स जनरल मीटिंग और इन द मैनर एज लेट डाउन दिस मीटिंग। इफ द फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड देन रेम्यूनरेशन इज फिक्स्ड बाय द बोर्ड। देखो यहाँ पर 2 ऑडिटर की बात हो रही है, एक तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर, एक फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, बीओडी, तो उसका रेम्यूनरेशन भी कौन फिक्स करेगा, बीओडी। और अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर अगर अपॉइंट हो रहा है
तो उसकी रेम्युनरेशन कौन डिसाइड करेगा? एजीएम में डिसाइड होगा मेंबर्स के साथ में, या फिर उसमें ये डिसाइड होगा कि भाई जैसा बोर्ड चाहे वैसा कर दे। नहीं समझे? नहीं समझे मेरी बात को? ऑडिटर को रेम्युनरेशन देना है, फर्स्ट ऑडिटर अगर है तो कौन डिसाइड करेगा? पीओडी, कि उसको इतना रुपए देंगे। और सब्सिक्वेंट ऑडिटर है तो वहां डिसाइड क्या होगा? जनरल मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होगा कि इसको रेम्युनरेशन कितना देना है। अब जनरल मीटिंग में डिसाइड दो चीजें हो सकती है, या तो डायरेक्टली अमाउंट डिसाइड हो जाएगी कि ऑडिटर को इतना रुपया देना है, या फिर यह डिसाइड होगा कि ऑडिटर को जैसा बोर्ड खुश रहे या जैसा बोर्ड चाहे वैसा दे दो। मतलब जनरल मीटिंग में अमाउंट नहीं बताई जाएगी, मैनर बता दिया जाएगा कि इस मैनर के हिसाब से उस ऑडिटर को पेमेंट किया जाए। ठीक है, तो ये दो चीजें रेम्युनरेशन की बात करती है। आगे देखते हैं। और expenses included in the remuneration. Expenses here include fees payable to the auditor, expenses if any incurred by the auditor in connection with the audit of the company and any facility extended to him. However, the remuneration shall not include any amount paid to the auditor for any other service rendered by him for the services rendered by him at the request of the company. जो ऑडिटर को रेम्युनरेशन दिया जाएगा उसमें सारे खर्चे जो ऑडिट के कनेक्शन में किए गए ऑडिटर के द्वारा वो सब इंक्लूड है। ऑडिट फीस के साथ और भी कुछ खर्चा है, मान लो ऑडिट करने के लिए आया था तो ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया उसका, होटल लॉजिंग बोर्डिंग का खर्चा हो गया, ये सब खर्चा उसमें इंक्लूड रहेगा। लेकिन ऑडिटर से ऑडिट के अलावा अगर और कोई काम करवाया जा रहा है तो वो वाली फीस उससे ऑडिट फीस में इंक्लूड नहीं होगी, वो अलग से लेगा, ऑडिट फीस का पार्ट नहीं बनेगा वो। क्लियर है? उसके बाद पावर राइट्स ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर के राइट्स और पावर। अब ऑडिटर ऑडिट करने गया तो उसके क्या क्या अधिकार है? राइट टू एक्सेस बुक्स, ये जाएगा वहां के बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस करने का पावर है। राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, वो उसको जो भी इंफॉर्मेशन उसके ऑडिट से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन चाहिए उसको लेने का अधिकार है। राइट ऑफ ऑडिटर ऑफ होल्डिंग कंपनी, वो होल्डिंग कंपनी का भी ऑडिटर होने का अधिकार रखता है। राइट टू हाँ 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 राइट टू लीन, राइट टू लीन मतलब एन ऑडिटर हैज राइट टू एक्सरसाइज लीन ऑन द बुक्स ऑफ द डॉक्यूमेंट placed at his possession by the company if he is denied payment of fees of work done on these books of account. अगर मान लो कंपनी जो है वो ऑडिटर का पैसा नहीं दे रही है, ऑडिट फीस, अगर कंपनी ने मान लो ऑडिटर को ऑडिट फीस नहीं दी हुई है, पेंडिंग है, तो ऑडिटर जो है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट को अपने पास अगर रखी हुई है तो जब्त करके रखे रह सकते हैं। ठीक है, उसको लीन बोलते हैं। अब ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटी होती है? अगर क्वेश्चन में आ गया लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, अगर आपसे पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, तो भी आप क्या लिखोगे? ड्यूटीज को ही लिख कर आओगे। आई बात समझ में? ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर अगर आ गया तो आप आंसर में वही लिख कर आओगे, लाइबिलिटी। नहीं, the duties of an auditor mentioned below: inquiry of certain matters, making report on account of financial statements, other matter considered in audit report, giving reason, duties of auditor of government company, duties of auditor with respect to branch, duties of auditor to comply with auditing standard, duty to report other matter, duty to report fraud, duty not to render certain service, ड्यूटी टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, ड्यूटी टू अटेंड जनरल मीटिंग। 12 ड्यूटीज है ऑडिटर की, ये सब काम करना पड़ेगा। पहला, ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर, इंक्वायरी ऑफ सर्टेन मैटर्स। मान लो ऑडिटर गया है
तो कुछ कुछ मैटर्स ऐसे हैं, सर्टेन मैटर्स ऐसे जिससे रिलेटेड ऑडिटर को क्या करने की ड्यूटी है, इंक्वायरी करनी पड़ेगी। क्या है, क्या क्या चीजों से रिलेटेड इंक्वायरी करेगा? Whether loan and advances made by the company on the basis of security have been properly secured and whether the terms on which they have been made are prejudicial to the interest of the company or its member. अगर मान लो कंपनी ने किसी को लोन दिया हुआ है, इसका बोलने का मतलब है कंपनी ने किसी को लोन दिया हुआ है और कोई उसके बदले सिक्योरिटी ली हुई है, तो जो सिक्योरिटी ली हुई प्रॉपर सिक्योरिटी लेके रखे कि नहीं, या फिर लोन दिया है तो लोन से लेकर कुछ टर्म्स और कंडीशन होगा, तो टर्म्स और कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं, तो ये सारी चीजों से रिलेटेड क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा ऑडिटर। आगे, वेदर द ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनी विच आर रेंडर्ड या रिप्रेजेंटेड मियरली बाय बुक्स एंट्री आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं कंपनी के अंदर जो सिर्फ रिप्रेजेंटेड है, उसका कोई मतलब उसका कोई वो नहीं मिल रहा है, वाउचर नहीं मिल रहा है, तो क्या वो कंपनी के इंटरेस्ट में है? मतलब कोई सिर्फ ऐसे ट्रांजेक्शन है जो मियरली बुक एंट्री से आए हुए हैं, जैसे फिक्सटिशियस एसेट्स वगैरह आते हैं, सिर्फ बुक एंट्री से आ जाते हैं, तो क्या वो कंपनी के इंटरेस्ट में है, ये देखेगा। वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू द रेवेन्यू अकाउंट, क्या पर्सनल कोई प्रकार का पर्सनल एक्सपेंस जो है रेवेन्यू में चार्ज कर दिया गया है क्या? तो ऐसे कुछ है ना चीजों से रिलेटेड वो क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। हाँ, मतलब जहां पर भी डाउटफुल वाली बात आ रही है वो सब चीजों से रिलेटेड क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। तो पहला किसके ऑर्डर इंक्वायरी करेगा, लोन एडवांसेस सिक्योर्ड है तो सिक्योरिटी सही है कि नहीं, या फिर टर्म्स कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं, और जो लोन दिए गए वो कंपनी के इंटरेस्ट में है कि नहीं, मेंबर के इंटरेस्ट में है कि नहीं, ये पहला। दूसरा, अगर कोई ऐसे एसेट या कोई ट्रांजेक्शन है जो सिर्फ बुक एंट्री से आए हुए हैं तो उससे रिलेटेड इंक्वायरी करेगा और वो देखेगा कि कंपनी जो है कंपनी के इंटरेस्ट में है कि नहीं, या फिर कंपनी के मेंबर के इंटरेस्ट में है कि नहीं, ये चेक करेगा। तीसरा, कोई पर्सनल एक्सपेंस जो है रिवेन्यू अकाउंट में तो नहीं चार्ज हो गए हैं, ये सब इंक्वायरी करेगा। मेकिंग रिपोर्ट ऑन अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर की ड्यूटी है भाई सब एग्जामिनेशन पूरा ऑडिट प्रोसेस फॉलो करने के बाद उसको फिर लास्ट में क्या देनी पड़ेगी, अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। अदर मैटर कंसिडर्ड इन द ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट में कौन कौन से मैटर आएंगे? Whether all the information and explanation necessary for the audit was sought and obtained, if not, the detail thereof and the effect of such information on the financial statement। मतलब ऑडिट करते समय ऑडिटर की और क्या ड्यूटी है, सुनो, अदर मैटर से रिलेटेड ड्यूटी है कि जो भी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जरूरी थे ऑडिटर ने सारे लिए हैं, लिखेगा डिक्लेरेशन में कि जो जो इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मेरे को ऑडिट के लिए जरूरी थे वो सब मैंने ऑब्टेन किए। और बाय चांस अगर किसी कारण से कोई इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन मैं नहीं ले पाया एज अ ऑडिटर, जो ऑडिटर के ऑडिट के लिए जरूरी था, तो क्यों नहीं ले पाया, उसका कारण, उसका रीजन, और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो भी लिखना है। दूसरा, वेदर द रिक्विजिट बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर लॉ हैज बीन मेंटेन्ड, चेक करेगा ऑडिटर की जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनी मेंटेन करती है वो एज पर लॉ मेंटेन कर रही है कि नहीं, एज पर लॉ अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से कर रही है कि नहीं। वेदर द ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन अदर देन द कंपनी ऑडिटर हैज बीन ड्यूली रिसीव्ड, मतलब अगर कोई कंपनी की ब्रांच है, ब्रांच ऑडिट की रिपोर्ट जो ब्रांच में ऑडिट हुआ है उसकी रिपोर्ट अगर किसी और ऑडिटर ने की है तो ब्रांच के ऑडिट की रिपोर्ट जो मेन ऑडिटर है उसको मिली कि नहीं मिली, ये भी चेक करेगा। द कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एग्री विद द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, जो कंपनी के प्रॉफिट लॉस है वो बुक्स ऑफ अकाउंट से एग्री कर रहे हैं कि नहीं। वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन हिज ओपिनियन। तो अदर मैटर से रिलेटेड ऑडिटर अपने रिपोर्ट में क्या क्या लिखेगा, पहला क्या लिखेगा, पहला डिक्लेरेशन देगा कि बोलेगा कि ऑडिट के लिए जो भी एक्सप्लेनेशन और इंफॉर्मेशन जरूरी थे वो मैंने सब लिए हैं, ये कुछ इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो मैं चाह के भी नहीं ले पाया फिर मिला नहीं, तो ये मैं इस कारण से नहीं ले पाया, और ये इंफॉर्मेशन का इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये है। दूसरा, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट के लिए जरूरी थे वो एज पर लॉ मेंटेन किए गए हैं, लॉ का कहीं पे भी वायलेशन नहीं हुआ है। तीसरा, ब्रांच ऑडिट
अगर हुई है, उस कंपनी की अगर कोई ब्रांच और उसकी ऑडिट हुई है और उस ऑडिट को किसी और ऑडिटर ने किया है, तो जो मेन ऑडिटर है उसको रिपोर्ट लिया कि नहीं, उसको अपने ऑडिट में कंसीडर किया कि नहीं, ये देखेगा। चौथा, कंपनी के प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट को देखना है कि वो कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, कंप्लाई कर रहे हैं किसको, बुक्स ऑफ अकाउंट को। और पांचवा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर हुए हैं कि नहीं। ये सब क्या पढ़ रहे पर ऑडिटर की ड्यूटीज और लायबिलिटीज। तो पहला ड्यूटी क्या था, इंक्वायरी ऑफ सर्टेन मैटर, दूसरा ऑडिट रिपोर्ट बनाना, तीसरा अदर मैटर के बारे में लिखना, उसके बाद गिविंग रीजंस। इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू स्टेट सफिशिएंट रीजन देयरऑफ इन हिज ऑडिट रिपोर्ट इन कनेक्शन विद एनी मैटर is required to be included in the audit report and it is answered in negative or with a qualification। ऐसा कोई मैटर जो ऑडिटर को लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो उसको बकायदा अपने एक अलग से वहां पर कारण सहित बताएगा अपने रिपोर्ट में। ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर की क्या ड्यूटी होती है। द ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय सीएजी which directs such auditor the manner in which accounts are required to be audited. Such an auditor shall submit a copy of audit report to the CAG। CAG मतलब कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो होती है ना, ऑडिटर को अपॉइंट करती है कंपनी में और डायरेक्शन देगी कि भैया आपको ऑडिट ये करना है, इतना इतना ऑडिट करना है। ऑडिटर ऑडिट करने के बाद जो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा वो किसको सबमिट करेगा, CAG को सबमिट करेगा। द रिपोर्ट शैल अमंग अदर थिंग्स इंक्लूड द फॉलोइंग डायरेक्शन इफ एनी इशूड बाय CAG, द एक्शन टेकन देयरऑन, its impact on the account and financial statement of the company। Duty of the auditor with reference to branch audit। ब्रांच ऑडिट से रिलेटेड ऑडिटर की क्या ड्यूटी है। तो ब्रांच ऑडिटर से रिलेटेड पहले तो एलिजिबिलिटी के बारे में बताया है, एलिजिबिलिटी ऑडिटर ऑफ ब्रांच ऑडिट आउटसाइड इंडिया और ड्यूटीज ऑफ द ब्रांच ऑडिटर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 214 of the Companies Act 213, branch office in relation to the company refers to any establishment described as such by the company। Eligibility of the auditor of branch in India। The accounts of any branch office in India shall be audited by the company's auditor or any other person qualified for appointment as an auditor of the company। ब्रांच ऑडिट करने के लिए कोई भी ऑडिटर जो क्वालिफाइड है वो आके ऑडिट कर सकता है, या फिर कंपनी का जो मेन ऑडिटर है वही ऑडिट कर सकता है ब्रांच ऑडिटर का, या फिर ब्रांच ऑडिट, या फिर कोई और आदमी जो क्वालिफाइड है वो भी आके कर सकता है। एलिजिबिलिटी ऑफ ऑडिटर ऑफ ब्रांच आउटसाइड इंडिया। द अकाउंट ऑफ एन फॉरेन ब्रांच शैल बी ऑडिटेड बाय द कंपनीज ऑडिटर और एन अकाउंटेंट और बाय एनी अदर पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड टू एक्ट एज एन ऑडिटर ऑफ द अकाउंट ऑफ द ब्रांच ऑफिस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ दैट कंट्री। मान लो एक ऑडिटर है और अपनी कंपनी की ब्रांच अमेरिका में है, तो उस कंपनी की जो ऑडिट है, ब्रांच की ऑडिट है, वो अपना ऑडिटर भी कर सकता है, यहां का भी कोई बंदा जाके कर सकता है, या फिर वहां का कोई बंदा कर सकता है जो वो उस कंट्री के लॉ के हिसाब से क्वालिफाइड है। उसके बाद ड्यूटीज ऑफ ब्रांच ऑडिटर। ब्रांच ऑडिटर शैल प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच एग्जामिन्ड बाय हिम and send it to the auditor of the company who shall deal with the report in such a manner as he consider necessary। ब्रांच ऑडिटर की ड्यूटी ये होती है कि वो ऑडिट करने के बाद अपनी रिपोर्ट को किसको भेजेगा, मेन ऑडिटर को। ठीक है, ब्रांच ऑडिटर भेजे। द प्रोविजन रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय द ऑडिटर शैल ऑल्सो एक्सटेंड टू सच ब्रांच ऑडिटर टू द एक्सटेंड इट रिलेट टू द कंसर्न ब्रांच। मतलब अगर कोई ब्रांच ऑडिटर को फ्रॉड के बारे में पता चलता है तो मेन ऑडिटर को उससे रिलेटेड क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा। ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सॉरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। आप लोगों को सिलेबस में नहीं है, एक होता है एसेस स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जो सी वाले बच्चे पढ़ते हैं। तो ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा ना तो उसकी ड्यूटी है कि सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो है उसको फॉलो करेगा। ड्यूटी टू रिपोर्ट अदर मैटर्स। अदर मैटर अगर कोई आ रहे हैं, ये पॉइंट डबल हो जा रहा है, ड्यूटी टू रिपोर्ट अदर मैटर लिखा है, तो यहां पर ये अदर मैटर जो है उसका डिटेल बता दिया, तो ये वाला पॉइंट आप काट सकते हो। 8वां
ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड, अगर ऑडिटर को ऑडिट करते समय कोई फ्रॉड के बारे में पता चल रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। ड्यूटी टू नॉट टू रेंडर सर्विसेज, ऑडिटर जो है ऑडिट करने जाएगा ना तो कंपनी को ये सारी सर्विस नहीं दे सकता। एक ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा तो कंपनी को वो ये सारी सर्विस नहीं दे सकता। कौन कौन सी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस, इंटरनल ऑडिट, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एक्चुरियल सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विस, मैनेजमेंट सर्विस एंड एनी अदर काइंड ऑफ सर्विस दैट में बी प्रिस्क्राइब। मतलब जो कंपनी का ऑडिटर है वो कंपनी को ये सारी सर्विस नहीं दे सकता ऑडिट अगर कर रहा है तो, हाँ, क्योंकि उसकी इंडिपेंडेंसी खत्म हो रही है ना वहां जाने के बाद। ड्यूटी टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, अब ऑडिटर जो है ऑडिट कर दिया है तो उसको अब क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट। ड्यूटी टू अटेंड जनरल मीटिंग, जो ऑडिटर ऑडिट करता है तो जनरल मीटिंग में जब ऑडिट से रिलेटेड मैटर उठेगा तो उसको ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, उस जनरल मीटिंग को अटेंड करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका क्या, अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, रेम्यूनरेशन, ड्यूटीज और पावर। ठीक है, ड्यूटीज एंड पावर, ये पूरा अपन ने एक ऑडिटर के बारे में पढ़ लिया। अब अगला टॉपिक आता है, फेमस क्वेश्चन है, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। तो इसको मैं अभी आप लोगों को ब्रेक के बाद करवाऊंगा। ठीक है, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड।